नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पटवार एग्जाम जो आपका है। आज मैं ये टॉपिक लाया हूं कि कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनके सिलेक्शन के जो चांस है वो हैम्पर होते हैं और कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कौन सी वो 5 कॉमन मिस्टेक्स है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के बाद ये बात हम कह सकते हैं कि बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं ऐसे जो स्टूडेंट्स के जीवन में होते हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं वो जानेंगे। जब मैं ये पॉइंट्स आपको बताऊंगा तो आप खुद इससे रिलेट करेंगे कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो होता ही है, ये तो हमारे साथ भी हो रहा है या पहले भी हुआ है ना। इन 5 मिस्टेक्स को सुधारने के बाद दोस्तों हम बहुत अच्छी तरीके से हमारे एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे और सिलेक्शन हम ले पाएंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स दिन रात एक कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग ही सेलेक्ट होते हैं। कुछ की तैयारी बहुत शानदार होती है, कुछ की तैयारी थोड़ी कम रह जाती है। इसके पीछे क्या कारण है, ये सारी चीजें हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। केवल पटवार एग्जाम तक ही सीमित नहीं है, पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक हैं। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, 2025 या 2026 तक हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे विभागों में बहुत सारे पद जो हैं आपके आ रखे हैं। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा साल है और इस साल में हमको अगर जॉब लगनी है तो हमको इन सारी चीजों को अवॉइड करना होगा। और जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे रिलेट भी करोगे। शुरू करते हैं दोस्तों सेशन। 5 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं। नंबर 1 है अनप्लान्ड स्टडी। अनप्लान्ड स्टडी का मतलब क्या है, अपन इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। दूसरा है फियर ऑफ फेलियर, यानी कि हार का डर। और तीसरा लैक ऑफ प्रैक्टिस, हमारी प्रैक्टिस भरपूर नहीं हो पाती है। कैसे करें प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में क्या क्या करना होता है, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल। अब ये जो एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल है दोस्तों, ये क्या है कि ये सभी क्षेत्रों में है, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं। आप कुछ भी करो, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्वेल ऑन द थिंग्स दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स। ड्वेल ऑन द थिंग्स दैट इज नॉट ऑन द थिंग्स दैट आर, थिंग्स लिखा है प्लूरल, दैट आर नॉट इन आवर हैंड्स। ऐसी बातों पर विचार करना जो हमारे हाथ में ही नहीं है। देखो ग्रामर का पॉइंट भी बता दिया, इसमें मैंने रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब एंटीसीडेंट के अनुसार आनी चाहिए थी। थिंग्स प्लूरल है इसलिए यहां पर आ रहेगा, ठीक है। तो खैर इन 5 पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसी बातों को सोचना जो हमारे हाथ में ही नहीं है। जी हां, सिलेबस क्या आ गया, पद कितने हैं, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन कितना है। भैया किसी को फॉर्म भरने से थोड़ी रोक सकते हैं अपन कि भाई तू मत भर, कंपटीशन बढ़ जाएगा। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे वन बाय वन। नंबर 1 है अनप्लान्ड स्टडी या अनस्ट्रक्चर्ड स्टडी। दोस्तों अनप्लान्ड स्टडी का मतलब क्या है? देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट्स दिन रात एक कर रहा है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, लेकिन कई बार स्टडी इतनी अनप्लान्ड होती है कि जिसकी वजह से हम कितने भी देर पढ़ें, 24 में से 16 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। आप जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो वो आपकी बहुत ही प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होनी चाहिए। अब इसमें हमको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ध्यान दो। सबसे पहले हमेशा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सबसे पहले आप सिलेबस और वेटेज पे ध्यान दो। सिलेबस और वेटेज। वेटेज कौन से भाग से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा है, पर मान लो आपके पास में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर देखें तो वो है तो इतना बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, विशाल है, लेकिन क्वेश्चन उससे 2 ही पूछे जा रहे हैं। आप उसी में पूरा डीपली पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, उसको आप बहुत ज्यादा समय दे रहे हो, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है और किसमें से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये कहां से पता चलेगा? इसके लिए आप प्रीवियस ईयर देखो कि पिछला जो पटवार एग्जाम हुआ है उसमें कितने कितने पूछे हुए, या जो नोटिफिकेशन है उसमें हमको साफ साफ बताया होता है कि मैथ्स के और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश के 22 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन अपने राजस्थान जीके के। अब आप देखो कि राजस्थान जीके में पिछले 1-1.5 साल में ज्यादातर कहां से पूछे जा रहे हैं प्रश्न, है ना, कि हमको राजस्थान के इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, या राजस्थान के कला संस्कृति से ज्यादा देखने को मिल रहा है, या राजस्थान की ज्योग्राफी से देखने को मिल रहा है, या
पॉलिटी से, स्पेशली याद रखना पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बात हमारे पटवार और वीडियो दोनों एग्जाम वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। पिछले 1-1.5 साल में क्वेश्चंस कहां पूछा गया है, किस टाइप से पूछा गया है, ये आपको एक्यूरेटली पता होना चाहिए कि हमको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। उसके बाद पहला तो सिलेबस देख लिया, वेटेज देख लिया, और पिछले 1-1.5 साल में किससे कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये कर लिया। उसके बाद आप अपना एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है कि आपका जो 7, 8, 9, 10 सब्जेक्ट जितने भी किसी एग्जाम में, उसमें से आपका मजबूत पक्ष कौन सा है और कमजोर पक्ष कौन सा है। मजबूत पक्ष हर स्टूडेंट का अलग होता है। किसी स्टूडेंट की हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लैंग्वेजेस पे कमांड है। किसी स्टूडेंट की मैथ रीजनिंग पे बहुत कमांड है, भाई 11th 12th में मैथ्स थी उसके पास। किसी स्टूडेंट का जो है हमारे जीके याद करने में बहुत एक्सपर्ट है कि तुरंत सारी जीके याद हो जाती है बहुत शानदार तरीके से। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है हर विद्यार्थी के ऊपर, ठीक है। तो आप अपना एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को चुनो। एरिया ऑफ स्ट्रेंथ मान लो आपका मैथ्स और कंप्यूटर ये है, आपने देख लिया कि मैथ्स रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चन मेरे स्ट्रेंथ के हैं। तो ध्यान रखना अब क्या करना है, स्ट्रेंथ में पूरे में से पूरे नंबर लाओ। ये सोचो कि इसमें एग्जाम में बैठने वाला कोई भी दूसरा विद्यार्थी मुझसे ज्यादा नंबर नहीं लाएगा। अगर कोई प्रश्न इतना टफ आ गया है तो वो मेरा गलत हो रहा है, तो इसका मतलब पूरी दुनिया का गलत होना चाहिए। जितने भी एग्जाम में बैठे हैं सबका ही गलत होगा। हाँ, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है जो एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है। एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं दोस्तों जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे काम आएगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को आपको चुनना है, आपको पता लगाना है कि मेरी जो है कमजोरी क्या है और मेरी जो है ताकत क्या है, ठीक है। एरिया ऑफ स्ट्रेंथ चुन लिया आपने, इसमें 60 नंबर, कोशिश करो 60 में से 60 आए पूरे। जब आप अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ में से नंबर गंवा देते हो तब आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका कमजोर पक्ष है उसमें तो नंबर कटेगा ही। आपने अपने मजबूत पक्ष में से भी जब नंबर कटवा लिया तब आप सिलेक्शन से दूर होते हो। बहुत जरूरी बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है वो आपको सिलेक्शन से अकेला ही दूर कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर इंग्लिश आपकी कमजोर है तो आपको इंग्लिश सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। हाँ, दिक्कतें पैदा कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश के बल पे आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। अगर आपने अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ में पूरे नंबर लाए हैं दोस्तों तो आपको कोई नहीं रोकता है। अब अगला जो है एरिया ऑफ वीकनेस, आपके कमजोर सब्जेक्ट कौन से हैं। एरिया ऑफ वीकनेस मतलब आपके कमजोर सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो दोस्तों कमजोर जो आपके सब्जेक्ट हैं उनमें क्या करना है, देखो कमजोर सब्जेक्ट्स में आपको सिलेबस को देख के वो चीजें पढ़नी है जो कम समय लें और ज्यादा स्कोरिंग हो। जैसे मैं बात करूं इंग्लिश की, पटवार एग्जाम में, तो पटवार एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन आने हैं 10। अब मान लो आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, आप क्या करो भैया, पैसेज से आएंगे 4 क्वेश्चन तो, और ये मैं इजीली कर सकता हूं, तो इसके पीछे लग जाओ, इसकी रोज प्रैक्टिस करो, एक पैसेज रोज का निकालो। 10 में से 4 सही हो गए भाई। दुनिया मेरे को कहती है सर मेरे तो 10 में से 4 सब्जेक्ट 4 नंबर आ गए ना, इंग्लिश में 4 क्वेश्चन हो गए ना, तो सर मैं किसी भी हालत में सिलेक्शन को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं होता है, उनका फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। 10 में से 4 की जगह 10 में से 5 आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ स्ट्रेंथ पे उन्होंने गलती की हुई है। हर चीज को देखते हुए चलना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने इतने से पॉइंट्स में नंबर कट जाते हैं। ये हल्की सी मिस्टेक पे सिलेक्शन से दूर हो सकता है, पूरी मेहनत पे पानी फिर सकता है। एरिया ऑफ वीकनेस मान लो आपकी इंग्लिश है, तो इंग्लिश में क्या कर सकते हो आप, पैसेज, सिलेबस देखा आपने, कहा 10 में से 4 क्वेश्चन तो पैसेज के ही आ रहे हैं। अच्छा, अब क्या करें सर, ईडियम्स है जिनको मैं आराम से याद कर सकता हूं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से निकाल सकते हो आप, है ना, तो 5-6 क्वेश्चन ये हो गए। प्रीवियस ईयर का मैं पढ़ जाता हूं और थोड़े से रूल्स पढ़ जाता हूं। ग्रामर के पीछे मैं इतना नहीं लगूंगा, लेकिन ग्रामर के कुछ रूल्स पढ़ लेता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। अगर उनमें से क्वेश्चन बैठा तो बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत कम समय के अंदर ये 10 में से 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत कम समय में 10 में से 6-7। एरिया ऑफ वीकनेस को छोड़ने की गलती ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि मेरा तो ये वीकनेस का पॉइंट है और 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको छोड़ दो, बंद कर दो। यहां पर मूर्खता हो जाती है। क्यों? इस जो इंग्लिश सब्जेक्ट का बहुत इजी पार्ट था वो भी छोड़ दोगे आप इस चक्कर में। पैसेज, क्या कह रहा हूं मैं, फिर से सुनना। जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है और मान लो आपको ऐसा लगता है कि यार यहां से तो 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं इसको छोड़ देता हूं, 10 क्वेश्चन तो सिलेक्शन से आपको इतना दूर कर देगा। जो कमजोर सब्जेक्ट है आपका, उसमें कम समय में कितने नंबर फालतू के हैं जो आप ले सकते हो,
उस पर काम करो। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ, अगर आपका ऐसे ही कोई दूसरा सब्जेक्ट, मान लो आपका मैथ्स थोड़ा कमजोर है, तो मैथ्स में इजी वाले टॉपिक्स कौन से हैं जिनमें से सीधा सीधा नंबर आ सकता है, उसको ढूंढो, उस पर काम करो। हाँ, और अगर आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ जो सब्जेक्ट है, जो भी है, मान लो आपका जीके है, तो जीके में से नंबर बिल्कुल नहीं जाने देना। और मान लो मैथ्स कमजोर है या इंग्लिश कमजोर है, तो इंग्लिश के और मैथ्स के स्कोरिंग एरिया को ढूंढो और उसमें जो इजी चीज है उसको पकड़ लो। ये होती है आपकी स्ट्रक्चर्ड। अनप्लान्ड स्टडी किसको कहेंगे? बिना सिलेबस देखे, बिना वेटेज देखे, बिना एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को समझे, बिना एरिया ऑफ वीकनेस को समझे, अपने कमजोर सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ देना। उस कमजोर सब्जेक्ट में कौन सी चीजें हैं जो आपके काम आ सकती है और आपको एग्जाम में पास करवा सकती है या आपको सीधे सीधे नंबर दिलवा सकती है, उनको ढूंढो, उनको करो। और जो आपका मजबूत पक्ष है, मजबूत सब्जेक्ट है, उसमें से एक नंबर ना जाने दो, तो आपका सिलेक्शन होगा। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, यह है फियर ऑफ फेलियर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या है, रोज डेली पढ़ाई करते हैं 8 घंटे मान लो, उसमें से 1 से 1.5 घंटा वो ये सोचते रहते हैं कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, मैं जीके में 30 में से 25 सही कर दूंगा, मैं 45 मैथ्स रीजनिंग में से 40 सही कर दूंगा, हिंदी इंग्लिश में 22 में से 15 तो आ ही जाएंगे, कंप्यूटर में 15 में से 10 तो हो ही जाएंगे। ये गणित लगाते रहते हैं। फिर लास्ट में खुद ही सोचते हैं अरे ये तो मेरे 65% ही हो रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो पुरानी कट ऑफ देखते हैं यूट्यूब पे, पिछले साल पटवार में कट ऑफ कितनी गई थी, और फिर वो एकदम दहशत में आ जाते हैं, और 75% गई थी, मेरे तो 65% ही आ रहे हैं। ऐसे करके आप अपने अंदर फियर ऑफ फेलियर बना लेते हैं और डर का माहौल अपने अंदर आप बहुत ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं। डर के माहौल से इंसान को उबरना होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, हम अगले एग्जाम में दे देंगे, या अगर मान लो हमारा तो हुआ ही नहीं, कहीं भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ, वो क्या जो पढ़ाई करी थी वो जीवन में कुछ ना कुछ तो काम आएगी। या कम से कम आप मन को संतुष्टि तो दोगे कि मैंने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं छोड़ा यार। सिलेक्शन चाहे मेरा हुआ कि नहीं हुआ, पर मैंने अपनी तरफ से कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा, कम से कम अपने आप को संतुष्ट। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। फेल होने का डर नहीं होना चाहिए दोस्तों, है ना। और ये फेल और पास होना अपने बस में नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दो, इसकी गणित लगाना ही बंद कर दो। अपने हाथ में है अपनी बेस्ट प्रैक्टिस, बस उसको कर लो आप। फियर ऑफ फेलियर को दिमाग से हटा दो, है ना। रोज रोज ये गणित नहीं लगानी, पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी। हम देखते हैं एग्जाम होने से पहले स्टूडेंट कट ऑफ के बारे में बात करने लग जाता है, सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, कट ऑफ। चतुर्थ श्रेणी की कट ऑफ पूछ ली मेरे से थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट ने। मैंने कहा भाई एग्जाम कहां हुआ, अभी एग्जाम होगा, उसका लेवल देखेंगे, बच्चों से पूछेंगे कितने हो रहे हैं, फिर बताएंगे। अब से अगर आप कट ऑफ क्या करते हैं, कट ऑफ का अनुमान लगा के उस हिसाब से पढ़ते हैं कि अब 75 नंबर लाने। अरे भैया अपनी तैयारी को पूरा कर लो, फिर कट ऑफ को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। रोज कट ऑफ का अनुमान लगाना, रोज अपने नंबर को जोड़ना कि मेरे इतने आ रहे हैं उतने आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। देखो छोटे छोटे टारगेट सेट करना जरूरी है। जब आपकी तैयारी हो चुकी है और अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या आप रिवीजन कर रहे हो, हर 7 दिन का टारगेट बनाओ कि अगले 7 दिन में मुझे ये सब्जेक्ट रिवाइज करने, अगले 7 दिन में मुझे इंग्लिश पूरी रिवाइज करनी है और रीजनिंग के ये टॉपिक पूरे रिवाइज करने, और जीके में ये वाला पार्ट पूरा रिवाइज करना है। 7 दिन में उस टारगेट को पूरा करो, उसके बाद अगले 7 दिन का नया टारगेट बनाओ। हर संडे को आपका काम होना चाहिए पिछले टारगेट में से कितना बचा और अगले 7 दिन का क्या टारगेट है उसको। ऐसे छोटे छोटे 7-7 दिन के पेयर बना के आप अपनी तैयारी को करके तो देखो दोस्तों, शानदार तैयारी होगी। और ये मैं आपको बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत सारे विद्यार्थियों को जो पास हुए हैं, जो एग्जाम में नौकरी लगे, उनको ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, बात ध्यान रखना हमेशा। वेरी गुड, है ना। 7-7 दिन के छोटे छोटे टारगेट बनाओ और इस पर काम करो। तीसरा पॉइंट नंबर 3 है ना, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगेन इसी का हिस्सा है लैक ऑफ प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। अब इसका क्या मतलब है, सर मैं पढ़ूं या प्रैक्टिस करूं? भैया जितना आपने पढ़ा है उस सब की प्रैक्टिस करो, नहीं तो पढ़ा पढ़ा सारा बेकार हो जाएगा। आपने इंग्लिश पढ़ी, आप उसकी प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हैं तो वो एग्जाम में आपके कत्ते ही नंबर नहीं आएंगे भैया, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मैथ्स आपने पढ़ ली, उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आपके बिल्कुल नंबर नहीं आएंगे। प्रैक्टिस कहां से करें? मैंने पिछला सेशन आपको पूरा बताया। देखो प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा तरीका है, पहला तो टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज, दिव्य दृष्टि क्लासेस से आप ज्वाइन कर सकते हैं, शानदार टेस्ट सीरीज। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज के अलावा दूसरे नंबर पे आप जो काम कर सकते हैं दोस्तों, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs की आप बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जीवन में
प्रैक्टिस का सबसे अच्छा और सबसे रेलेवेंट स्रोत है। रेलेवेंट क्यों? क्योंकि एग्जाम के संगत होते हैं। ऐसे ही हर कुछ ही हवा में उठा के प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जो एग्जाम में आने वाला हो सकता है, केवल उनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। तो सबसे अच्छा साधन तो टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तीसरे नंबर पे आपको मैंने कुछ बुक्स भी बताई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला सेशन मेरा देख लेना, दिव्य दृष्टि क्लासेस पे आपको दिख जाएगा, बेस्ट बुक्स फॉर पटवार एग्जाम्स, उसके अंदर आप देख लेना, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप ये दो काम करो, या कोई बुक से करनी हो तो वो करो, बिना प्रैक्टिस के आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा स्रोत टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज दो, जम के टेस्ट सीरीज दो। जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज नहीं लेते हैं अच्छी बढ़िया जगह से, वो स्टूडेंट बहुत स्ट्रगल करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बता दी। चौथा है एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन, है ना, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किसी भी इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये बात तो सारे ही जानते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसलिए ये ज्यादा हानिकारक हो जाता है क्योंकि यूट्यूब के ऊपर, या हम कहें मोबाइल पर, जो ज्यादातर चीजें आ रही है वो युवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली आ रही है। कोई भी आप देख रहे हैं, मीम्स है या क्रिकेट है या मूवीज है, या मीम्स जो बन रहे हैं, अपने रील्स कहते हैं उनको, हाँ रील्स वगैरह जो है अपन स्क्रॉल करते हैं। इसमें क्या होता है, एक बार जब अपन देख, मेरे साथ भी हुआ ये, मैं जैसे कोई रील देख रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ, तो मैं छेड़ता ही जाता हूँ, मेरे को पता ही नहीं चलता, आधा घंटा पौन घंटा हो गया, रात को सोने में देर हो रही है, फिर कभी कभी ऐसे बहुत सारी तकलीफों का इसमें सामना करना पड़ता है। इसलिए एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन आपको नहीं करना है, फोन का कम से कम आपको यूज करना है दोस्तों। और बाकी आप इस मामले में बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज करने से सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आप है ना फालतू इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर करने लग जाते हो, फालतू जो आपको कोई काम की नहीं है। अरे दिमाग में भी जो स्टोरिंग कैपेसिटी वो बराबर होती है, एक मतलब जो है उसकी कोई लिमिट होती है। हम फालतू पता नहीं कौन कौन से ज्ञान इकट्ठे करने लग जाते हैं हमारे दिमाग में, जो हमारे लिए कभी भी जरूरी नहीं, अभी इस स्टेज में जरूरी नहीं। बहुत किस सिंगर ने कौन सा गाना गाया है, किस ने कौन सी मूवी आई है, किसकी शादी हीरो की किस हीरोइन से हो रही है, इस तरह की बातें हमारे दिमाग में इकट्ठे होने लग जाती है, जो हमारे लिए एक ऐसा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है जो हमारे लिए कभी भी जरूरी नहीं है। हमारा इंटरेस्ट ऐसी चीजों की तरफ चलने लग जाता है जो हमारे अभी काम की नहीं, और फिर हम उसके अंदर घुसे ही चले जाते हैं। दिमाग में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्टोर हो रही है, बहुत ज्यादा स्टोर हो रही है, दिमाग भर गया। अब दिमाग भी एक कैपेसिटी है, दिमाग भी रुष्ट हो जाता है जब आप उसको ज्यादा चला लेते हो ना, तो फिर वो भी ज्यादा यूज की वजह से खराब हो जाता है, फालतू हो जाता है दिमाग। ये ना करें, क्योंकि मोबाइल पर, अब जैसे आप आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से समझ लो, हजारों वीडियोस हैं जिसमें फालतू की बातें चल रही है। मान लो पटवार एग्जाम, कहां की कट ऑफ, पिछली बार जो है उसमें पता नहीं क्या क्या ही जो है इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। यहां हम लोग तैयारी करवाते हैं, यहां हम लोग वो वीडियोस बनाते हैं जो स्टूडेंट के लिए एकदम एक्यूरेट है, रिलेवेंट है, जो उसको देखना ही चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मोबाइल फोन की वजह से एक्सेसिव हमारे दिमाग में फीड हो जाती है, उसकी वजह से हमारे दिमाग का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये ना करें, है ना। मोबाइल पे अगर आपको कुछ देखना है तो आप अपनी स्टडी से हटके कुछ ऐसी चीजें देखो जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उपयोगी है ना। ये, और इसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए कि मान लो हम मूवीज की कोई ऐसी कथाएं याद करने लग जाएं, हैं। किसी को शौक होता है क्रिकेट के प्लेयर्स के स्टेट्स याद रखने के, विराट कोहली ने इस मैच में कितने बनाए, उसमें कितने बनाए, इसमें कितने बनाए। बहुत खराब बात है ये, है ना। ये ना करो। प्योरली मनोरंजन के लिए, जब आपका दिमाग थक गया हो, प्योरली मनोरंजन करना है उसलिए रखो, और उसको वहीं भूल जाओ, खत्म। याद करने की कोशिश ना करो इसकी इससे शादी हुई और उसने उससे तलाक ले लिया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लो। Dwell on the things that are not in our hands। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। स्टूडेंट जीवन में हमारा ज्यादातर ध्यान आजकल इस ओर है कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमारे हाथ में क्या क्या नहीं है, देखो 5वां जो पॉइंट है उसके बारे में मैं आपको बात बताता हूं। हमारे हाथ में क्या क्या नहीं है, सिलेबस क्या दिया गया है। एक बार उन्होंने सिलेबस दे दिया, अब वो चेंज करेंगे तब करेंगे, हम उसके लिए आवाज उठाते हैं, बिल्कुल उठानी चाहिए, लेकिन जब तक उसका समाधान ना हो तब तक आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो। उसका समाधान होगा तब हम उसके अनुसार शिफ्ट करेंगे। हम क्या करते हैं,
सिलेबस जो दिया गया है उसको पूरी तरह से भूल के उसको चेंज कराने के पीछे लग जाते हैं। वो चेंज कब होता है? वो चेंज बहुत बाद में होता है, जब तक आपके सिलेबस का सारा नुकसान हो जाता है। कभी कभी सिलेबस, हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया था एलडीसी एग्जाम में, भैया नहीं दिया उन्होंने पेपर, कुछ किया क्या? कुछ किया उन्होंने? कोई चेंज नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया। 41 क्वेश्चन दे दिए उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस है, उसकी वजह से कट ऑफ हैम्पर हो रही है। तो सारों की हो रही है, हमारी अकेले की नहीं हो रही है। जिसने भी उस, फिर भी हमारे एलडीसी में कितने सारे सिलेक्शन हुए, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने जो सिलेबस था उसके अनुसार दिन रात एक करके पढ़ाई करी, उसका तो सिलेक्शन हुआ। और दूसरा केस, पदों की संख्या बहुत कम है। आपके हाथ में है क्या? जितनी है, आप तो आपकी एक सीट के बारे में बात रखो और आप तो सिलेक्शन को भूल जाओ। आप तो ये सोचो कि ये कोई एग्जाम है, इसमें मैं 200 में से कितने ज्यादा नंबर ला सकता हूं, मैं कितना जोर लगा सकता हूं कि मैं 200 में से, देखिए आज मैं अपनी कैपेसिटी चेक करता हूं कि 200 में से मेरे 160 नंबर बनते हैं कि 170 क्वेश्चन बनते हैं। ये कर लो आप तो, कि आपको सिर्फ ये देखना है कि टू द फुलेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी, माय एनर्जी, मेरी क्षमता के 100% इस्तेमाल के बाद मैं इस एग्जाम में 200 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूं। भूल जाओ पद कितने हैं और मैं पदों में आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं। सिर्फ ये ध्यान रखो कि मेरी क्षमता के अनुसार मैं 200 में से ज्यादा कितने नंबर ला सकता हूं। फिर देखो, आप जब ये चीजों से आपका दिमाग हट जाएगा तो आपकी तैयारी में मन लगेगा। अगर बात आपका इनमें घूमता रहा, सिलेबस क्या है, पदों की संख्या क्या है, तो आपका तैयारी में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। जितनी तैयारी करोगे फिर बार बार वो बात आएगी कि यार इसमें तो पद ही कम है, यार इसमें तो सिलेबस ही ऐसा है, ये तो मेरे के सब्जेक्ट ही पता नहीं क्या क्या गए, इसमें से इंग्लिश हटवा दो सर, इंग्लिश हटवा दो सर, हिंदी हटवा दो सर, मैथ्स हटवा दो। ये हमारे हाथ में नहीं होता है ना। तो जो दिया हुआ है आप ये सोचो कि चलो ये सिलेबस है, ये पदों की संख्या है, भूल जाओ। इस सिलेबस में 200 में से मैं अपनी कैपेसिटी में ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ला सकता हूं, इस पे ध्यान दो, फिर होगा सिलेक्शन, फिर पढ़ाई में मन लगेगा। अच्छा, एक और बात आती है, इसमें कंपटीशन कितना है, कितने पद भरे, और इस एग्जाम को तो दे ही 10 लाख लोग रहे हैं। फिर आजकल और गणित चलती है, 10 लाख में से 1 लाख तो वो हैं जो आरएस की तैयारी कर ली है, इसमें से 10,000 तो ऐसे हैं जो पहले कोई एग्जाम पास कर चुके हैं। एक काम करो, उन 10,000 को ढूंढो और ढूंढ के उनको बोलो भैया फॉर्म मत भरना, तुम तो पहले ही पास हो रखे हो, हमसे आगे हो, तुम क्यों भर रहे हो? कितने व्यक्ति एग्जाम दे रहे हैं, आपके हाथ में है क्या? नहीं। किसी का फॉर्म थोड़ी ना आप रिजेक्ट करवा सकते हो, या किसी को जाकर रिक्वेस्ट थोड़ी कर सकते हो कि भैया आप पटवार का एग्जाम मत भरना, हमारी दिक्कत हो जाएगी। 1 लाख ने काई की तैयारी करी हुई है, 10,000 पहले ही किसी ना किसी, इन चीजों पर बहुत ध्यान है। मैंने कई स्टूडेंट को ये बातें करते हुए सुना है, सर 2,000 तो पद हैं, इसमें 5,000 तो वही बैठेंगे जो पहले आरएस प्री पास हुए हुए। अरे भैया, आरएस प्री एक अलग सेट है, अलग तरह का एग्जाम है, अलग तरह के प्रश्न है, अलग तरह के वेटेज है। पटवार आपका अलग बिल्कुल एग्जाम है, समझ गए? और दूसरा, ये हमारे हाथ में भी नहीं है। आप इन सब बातों को भूलो, आपको मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। जो आपका एग्जाम का सिलेबस है उसमें ध्यान रखो, भाई इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, इस 200 में से कौन क्या करता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। किसने पहले एग्जाम पास किया हुआ है, किसने कितनी तैयारी करी हुई है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे यह मतलब है कि इस एग्जाम में 200 में से मैं अपनी कैपेसिटी में ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ला सकता हूं, दैट्स इट। ये होते ही आप अपनी तैयारी को 100% मजबूत करें। अगर आप इन चीजों पे ध्यान दोगे तो आप दूसरों का तो छोड़ो, अपना नुकसान कर लोगे। आप अपनी कैपेसिटी का पूरा यूज ही नहीं कर पाओगे। जहां आप में हिम्मत थी 200 में से 160 क्वेश्चन करने की, वहां आप 200 में से 140 ही कर पाओगे। फिर कट ऑफ की लड़ाई आ जाएगी कि 140 में तो कट ऑफ नहीं निकली। आप कट ऑफ पे ध्यान हटाओ, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करो, अपनी तैयारी को प्लान करो, फियर ऑफ फेलियर को हटाओ, और दूसरी जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको कंट्रोल करना छोड़ दो, बस। फिर देखो आप सिलेक्शन। ये 5 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रख के पढ़ाई करो दोस्तों। और बाकी हमारे सेशन देखते रहें आप। यहाँ पर पटवार एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही है, दुर्गेश सर की चल रही है, मैं शुरू करने वाला हूँ, है ना, इंग्लिश की क्लास। पहले भी मैंने बहुत सारी क्लासेस ली है, तो आप देखते रहें। फ्री क्लासेस के माध्यम से आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। किसी को अगर कोर्स परचेज करना है तो दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप से ले सकता है। मॉडल टेस्ट पेपर बहुत शानदार पटवार के निकले में, आप यहाँ से वो भी परचेज कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप आपके फ़ोन में जरूर होनी चाहिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए, ताकि आपको शानदार शानदार चीज़ें और भी जानने का मौका मिले और आपकी पढ़ाई शानदार तरीके से हो पाए। टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, टेस्ट सीरीज दिव्य दृष्टि क्लासेस से आप जरूर ले सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लगाएगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।